नमस्कार, मैं अजय कुमार। पंजाब और हरियाणा के किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान सरकार से अपनी वाजिब मेहनत की अधिकतम कीमत की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सरकार से ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाजिब मेहनत के लिए वाजिब कीमत मिल जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी मिल जाए। यह मांग कोई हवा में नहीं पैदा हुई है, बल्कि किसानों के साथ सालों साल से किए जा रहे शोषण का नतीजा है। सरकार ने ईमानदारी से किसी क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं निभाई और बाजार ने किसानों के हक को मार लिया। ऐसे में अगर पिछले किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान कुर्बानी देने के लिए मजबूर हुए थे, तो उनकी गुनाहगार भी मोदी सरकार ही थी। और इस किसान आंदोलन में 22 साल के एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह के मरने की जो खबर आ रही है, उसके गुनाहगार भी मोदी सरकार है। एक तरफ टीयर गैस, रबर बुलेट से किसानों पर हमला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ अफवाह फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता के साथ नजदीकियां बनाकर अपनी अय्यासी का जुगाड़ करने वाले तमाम तरह के पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसानों की बदहाली पर तमाम तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। यह गलत बयानी इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारत के किसान और किसानी के बारे में बुनियादी तथ्य की जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो चलिए इस वीडियो में भारत के किसान और किसानी के बारे में उसके पूरे इकोसिस्टम की हकीकत में मौजूद बदहाली को समझते हैं। सबसे पहले भारत में कृषि क्षेत्र की संरचना से जुड़ी कुछ बुनियादी और जरूरी तथ्यों को जान लीजिए। कृषि क्षेत्र से जुड़े बुनियादी तथ्यों को जान लेंगे तो किसान आंदोलन पर जो अफवाहबाजियां की जा रही हैं, उसे आसानी से समझ पाएंगे, किसानों के गुस्से को समझ पाएंगे। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के टोटल वर्कफोर्स में कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों की हिस्सेदारी 70% थी। कुल जीडीपी का 54% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता था। कई दशक बीतने के बाद साल 2011 की संसद से पता चलता है कि भारत के टोटल वर्कफोर्स में कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों की संख्या 70% से कम होकर 55% हुई, मगर जीडीपी में जो हिस्सेदारी आजादी के समय 55% थी, वह सीधे घट करके 18% के पास चली गई। मतलब आजादी के बाद कृषि कामगारों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई, मगर कृषि कामगारों की कमाई में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो गई। अब सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि जब भी आप कृषि क्षेत्र के कामगारों की बात करते हैं तो लोगों को लगता है सब कामगार किसान हैं, सबके पास जमीन है और सब अपनी जमीन पर फसल उपजाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तब कुल कृषि कामगारों में 72% ऐसे किसान थे जो कल्टीवेटर की कैटेगरी में आते थे। सेंसस के मुताबिक कल्टीवेटर वे होते हैं जिनकी अपनी जमीन हो, या जो किसी दूसरे की जमीन को लेकर के खेती करते हैं, या सरकार की जमीन पर खेती करते हैं, या किराए पर खेती करते हैं, या बटाईदार होते हैं। इसके अलावा जो 28% कृषि कामगार थे वह एग्रीकल्चर लेबर यानी कृषक मजदूर की श्रेणी में आते थे, जो दूसरे की जमीन पर काम करते थे और दैनिक मजदूरी लेते थे। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक कुल कृषि कामगारों में से कल्टीवेटर की संख्या घट करके 45% हो गई है और कृषि मजदूरों की संख्या बढ़कर के 55% हो गई है। एक तरह से कहा जाए तो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कुल कामगारों में से 55% किसान ऐसे हैं जो किसान तो कहे जाते हैं, मगर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरी की जमीन में दैनिक मजदूरी करते हैं। अगर आपके दिमाग में किसानों की छवि फिल्मों के जरिए बनी होगी तो आपको लगता होगा किसानों का घर बहुत बड़ा जमीन में फैला होता है, उनके पास ट्रैक्टर होती है, गाय भैंसे होती हैं। तो यह महज फिल्मी कहानियां हैं, हकीकत से इनका कोई मजबूत रिश्ता नहीं है। साल 2019 में आए सिचुएशन असेसमेंट सर्वे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के मुताबिक जिन किसानों के पास अपनी जमीन है, उनमें से 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 77% किसान हैं। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 88% किसान हैं। 2 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच के जमीन वाले महज 8% किसान हैं। 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर जमीन वाले महज 2% किसान हैं और 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुश्किल से 1% किसानों के पास भी नहीं है। मतलब फिल्मी कहानियों में ज्यादातर गांव वाले वो हैं जिनकी किसानों के बीच आबादी मुश्किल से 1% भी नहीं है। गांव देहात में जाकर देखिए तो अब भी आपको ज्यादातर किसानों के घर ऐसे मिलेंगे जो या तो खरपतवार के बने हैं, या अगर ईंट के बने हैं तो ऐसा लगता है कि महज ईंट जोड़कर घर बना दी गई है। 2 कमरे से ज्यादा का घर नहीं है और उसमें भी ढंग की खिड़की और दरवाजे की व्यवस्था नहीं है। अब जब आप जमीन का हाल जान गए तो थोड़ा कमाई का भी हाल जान लीजिए। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड साल 2019 के मुताबिक भारत के एक कृषक परिवार की
महीने की औसत आमदनी महज 10,218 रुपए है। एक परिवार में 5 लोग होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के पास महीने में महज 2,000 के आसपास का हिस्सा आता है। यह तो पूरे भारत का हाल है। बिहार के कृषक परिवार की महीने की औसत आमदनी 7,452 रुपए है, तो झारखंड के कृषक परिवार की औसत आमदनी महीने में 4,895 रुपए है। मध्य प्रदेश के गांव देहात में तकरीबन 66% आबादी कृषि के काम में लगी हुई है, मगर महीने में मध्य प्रदेश का एक कृषक परिवार महज 8,000 रुपए कमाता है। पूरी हिंदी पट्टी के गांव देहात का तकरीबन 50% से ज्यादा हिस्सा कृषि कामों में लगा हुआ है। बदतर कमाई कर रही है, मगर उसे मंदिर मस्जिद के जहर में फंसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरे भारत में तकरीबन 50% कृषि कामगारों पर कर्ज का किसी न किसी तरह का बोझ लदा हुआ है। जिन संकेतकों से पता चलता है कि किसानों ने फसल उपजाने के लिए जितनी लागत सहन की है और फसल बेचने के बाद जो उन्हें पैसा मिला है, उनके बीच के फायदा का रिश्ता या नुकसान है, तो सारे संकेतक बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर के दौरान एग्रीकल्चर के आउटपुट रेवेन्यू और इनपुट रेवेन्यू का रिश्ता निगेटिव में रहा है। आपने कई बार यह सुना होगा कि भारत के किसानों की सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, मगर यहां भी जानना जरूरी है कि एक अध्ययन से पता चलता है कि जितनी सब्सिडी भारत के किसानों को मिलती है, वह दुनिया भर में भारत से तुलना करने लायक देशों में किसानों को दी गई सब्सिडी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। यह किसान और किसानों से जुड़े हुए कुछ बुनियादी आंकड़ों की बात हो गई। अब थोड़ा किसानी की जटिल संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने खाने की प्लेट में रखे हुए अनाज को कभी ध्यान से देखिए और सोचते चले जाइए। किसान अनाज पैदा करता है। अनाज एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत इस दुनिया को तब तक है जब तक यहाँ इंसान या किसी तरह के ऐसे जीव हैं जो अनाजों पर निर्भर होते हैं। इसलिए अगर कोई यह समझे कि किसानी क्षेत्र का मतलब केवल किसान है, तो वह कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। कृषि क्षेत्र बहुत ही जटिल मसला है। इसकी वजह यह है कि इससे सभी जुड़ते हैं। अब किसानों को ही देख लीजिए, हम सब उसे केवल उत्पादक के तौर पर देखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वह उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है, मतलब प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी है। अब कृषि क्षेत्र को थोड़ा एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। बलराम के पास 2 एकड़ जमीन है, मतलब बलराम भारत के उन 88% किसानों में से है जिनके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है। क्योंकि फसल जमीन पर होती है, इसलिए हिंदुस्तान की सारी जमीन को दिमाग में रख कर सोचिए। कहीं की जमीन उबड़ खाबड़ है, कहीं की जमीन समतल है, कहीं की दोमट मिट्टी है, कहीं की पथरीली मिट्टी है, कहीं की रेतीली मिट्टी है, तो कहीं की चिकनी, कहीं की काली मिट्टी है। किसी जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत कमजोर है, तो किसी जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत ठीक ठाक है। कहीं पानी की अधिक जरूरत है, तो कहीं पानी की बहुत कम जरूरत है। इसके साथ मौसम को जोड़िए। जैसे जैसे मौसम बदलता है, वैसे वैसे फसल का मिजाज बदलता है। फसल लगाने की प्रकृति बदलती है, मौसम के मिजाज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह पूरी तरह से किसान के बूते से बाहर की बात है। इस पर किसान का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए बहुत अधिक बारिश, सूखा, ठंडा, गर्म फसल को बिगाड़ देते हैं, और ठीक इसका उल्टा भी होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो किसान के व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब सोचिए, 2 एकड़ जमीन पर फसल उगाने के बाद फसल के भंडारण की जरूरत होती है। बहुत सारे घरों में भंडारण की क्षमता ही नहीं होती। अगर सब्जी की फसल हुई और भंडारण का तंत्र नहीं होता है, तो कुछ दिनों के बाद बेकार हो जाती है। उसे या तो किसान औने पौने दाम में बेच देते हैं, अगर नहीं बिकती है तो गुस्से में आकर के खुद ही बर्बाद कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि खेत में अनाज तो हो गया, लेकिन इसका भंडारण कैसे हो? अब अगर भंडारण हो गया तो बेचने की परेशानी खड़ी हो जाती है। ठीक घर के बाहर तो बाजार होता नहीं है, बाजार में भी कृषि बाजार नहीं होता है। बाजार के नाम पर जो स्थानीय व्यापारी खरीदते हैं, वो बहुत कम कीमत देकर खरीदते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कृषि मंडियों तक तकरीबन 92% उपज नहीं पहुंच पाती है। जैसा कि बिहार में कृषि मंडियों की इतनी ज्यादा कमी है कि जितनी एमएसपी धान और गेहूं की तय की जाती है, उससे कम से कम 500 रुपए कीमत पर बिहार में किसान अपने फसल को बेचते हैं। ज्यादातर को पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। यही वजह है कि बिहार के कृषक परिवार की महीने की औसत आमदनी 7,452 रुपए महज है। इतने कम पैसे से किसान अपना घर चलाता है, अगले पैदावार के लिए फिर से फसल और जमीन पर लगने वाली लागत को बचाता है। इस लागत का भार बहुत सारे किसान खुद नहीं उठा पाते हैं, इसलिए किसी बैंक या साहूकार से लोन लेते हैं। यानी किसानों के साथ अनाज के बाजार के साथ साथ कर्जे का व्यापार भी चलता है।
इसके बाद किसान चूंकि खुद इंसान है, कोई मशीन नहीं है और वह सब कुछ अपने खेत में नहीं उगा सकता, इसलिए वह भी बाजार से अनाज खरीदता है, बाजार से सब्जी खरीदता है। एक आम उपभोक्ता होने के नाते उसे भी सस्ती सब्जी और सस्ता अनाज चाहिए। इन सब के बाद जो किसी को नहीं दिखता वह प्रकृति होती है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक आग्रह है कि किसान ऐसी खेती करे जो पर्यावरण के मुफीद हो, जो सस्टेनेबल हो। हरित क्रांति की वजह से पंजाब और हरियाणा में इतनी अधिक सिंचाई की गई है कि पंजाब और हरियाणा का जलस्तर बहुत अधिक नीचे चला गया है। रासायनिक खादों के बेजा इस्तेमाल की वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। सभी का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान धान और गेहूं के अलावा दूसरी तरह की खेती करें, क्योंकि खेत किसानों की है, इसलिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के उपदेश की बजाय किसानों को सबसे ज्यादा पता है कि धान और गेहूं की बहुत अधिक खेती की वजह से उसके जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है। लेकिन दिक्कत यहां पर है कि सरकारी मंडियों में धान और गेहूं की एमएसपी मिल जाती है तो दूसरे फसलों की नहीं मिलती है। इसलिए किसान करे भी तो क्या करे। सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा बाजार बनाए जिसमें सभी फसलों को सही कीमत मिले, तब जाकर यह संभावना बनती है कि पंजाब और हरियाणा के किसान दूसरे फसलों की तरफ देखें। इस पूरे उदाहरण से यह बात साफ समझ में आती है कि कृषि क्षेत्र किसी फैक्ट्री की तरह नहीं होता। कच्चा माल लाया, लेबर लगाई, मशीन का इस्तेमाल किया और पक्का माल बाजार से बेचकर कीमत वसूल ली। कृषि क्षेत्र किसी उद्योग की बजाय बहुत अधिक जटिल क्षेत्र है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र को बड़े ही कायदे में बांटा जाए तो इसके 5 हिस्से बनते हैं: प्रोडक्शन का हिस्सा, बाजार का हिस्सा, कंज्यूमर का हिस्सा, फार्मर का हिस्सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा। इन पांचों के बीच जब बेहतर तालमेल होगा तब जाकर किसानों को फायदा होगा। बेहतर तालमेल और प्रबंधन की स्थिति अभी तक नहीं आई है। इसकी वजह से सबसे अधिक किसी को घाटा सहना पड़ रहा है तो वह केवल किसान है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन 5 क्षेत्रों में बेहतर तालमेल नहीं, बेहतर प्रबंधन नहीं, तो यह हो रहा है कि किसान को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ रही है। इसे ऐसे समझिए कि किसान ने गोभी की पैदावार की, ढंग के बाजार के अभाव में उसे मजबूरन 1 रुपए किलो में अपनी पूरी गोभी बेचनी पड़ी। जब वह खुद उपभोक्ता बनकर बाजार में गया तो उसे 50 रुपए किलो में गोभी मिली। उसकी तरह जो दूसरे मजदूर वर्ग से थे, कमाई कम करते थे, जिनके लिए महंगाई कमर तोड़ने के बराबर होती है, उनके लिए जब भी गोभी प्याज का दाम ऊपर हुआ तो उन पर असर पड़ा। यानी किसान को उचित दाम मिलना भी जरूरी है और उपभोक्ता को सस्ते में अनाज दिलवाना भी जरूरी है। इसकी वजह यह है कि भारत की तकरीबन 90% आबादी की महीने की आमदनी 10,000 रुपए है। यानी कृषि का बाजार बहुत जटिल है, इसे प्रबंधित करना आसान काम नहीं है। भारत की सारी आईएम की विद्वता कंपनियों में लगी रहती है, जबकि इसे कृषि क्षेत्र में लगना चाहिए। इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए कि कैसे किसानों की उपज की लागत कम हो, किसानों की आमदनी बेहतर हो, उपभोक्ताओं को सस्ते में अनाज मिल जाए। अगर अधिक अनाज हो तो वह एफसीआई के गोदामों में सड़ने की बजाय भारत सहित दुनिया के किसी भी कोने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए और ऐसा करते हुए पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना झेलना पड़े। कृषि विशेषज्ञ और मानव शास्त्री मेखला कृष्णमूर्ति रूरल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी फोरम के प्लेटफॉर्म पर कहती हैं कि खेती किसानी बहुत ही जटिल धंधा है। इसमें एक किसान हर दिन रिस्क उठाते हुए आगे बढ़ता है। जमीन चाहे कितनी भी हो, लेकिन सब किसान सामान्य तौर पर कुछ जोखिम उठाते ही उठाते हैं, जैसे मौसम और बाजार का रिस्क। एक दिन का खराब मौसम पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। सब कुछ करने के बाद अच्छे कृषि बाजार का न होना एक किसान को बहुत अधिक पीछे धकेल देता है। अब जमीन को ही देखा जाए, बहुत सारे किसानों के पास अपनी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज की कमी की वजह से जमीन का ट्रांसफर करने में बहुत मुश्किल आती है। बहुत सारे लोग दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं, कई सारे लोग बटाईदार हैं। इन्हें जमीन के मालिकाना हक के अभाव में सरकार की तरफ से उपज की लागत से जुड़े हुए कई खर्चे पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलती है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं, 10 एकड़ की जमीन बढ़ते बढ़ते 3 पीढ़ियों के बाद 1 एकड़ आधे एकड़ में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण होता है, गांव शहर में तब्दील होते हैं। इन प्रक्रियाओं में जमीन कम होती चली जाती है। भारत के कई सारे इलाकों की जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो रही है। हर इलाके में अपनी जमीन पर उगी हुई फसल को बचाने के लिए किसान रात रात भर रखवाली करता है। कभी उत्तर भारत में केले के सीजन में घूमकर आइए, आपको पता चल जाएगा कि खेती किसानी
कितना जोखिम भरा काम है। इस तरह से खेती किसानी के सारे सिरे कई तरह के कामों से जुड़ते हैं, या आप यह कह लीजिए कि खेती किसानी से अनाज पैदा होता है। अनाज सबकी जरूरत है, इसलिए कृषि क्षेत्र दुनिया की मौलिक अर्थव्यवस्था है, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है, जिसके ऊपर दूसरे ढांचे खड़े हैं। हाल फिलहाल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कृषि क्षेत्र का बाजार विकसित नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि तकरीबन 92% अनाजों की खरीद बिक्री प्राइवेट लोगों के जरिए होती है। सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन अभी तक एक बढ़िया कृषि बाजार खड़ा नहीं हो पाया है। किसानों को अपनी उपज का सही कीमत नहीं मिल पाता है। इसकी वजह यही है कि कृषि के कई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई तरह की जोखिमों के साथ चलते हैं, सबसे पिछड़े हुए लोग यहाँ काम करते हैं। इन सबको लेते हुए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच सही तरह का संतुलन और समन्वय बनाना पड़ता है। यह सब काम तभी हो पाएगा जब सभी मिलकर कृषि क्षेत्र को संभालने की कोशिश करेंगे। जहां पर सभी मिलकर संभालने की बात आती है, वहां पर सरकार की भूमिका आती है, ना कि प्राइवेट लोगों की। इसलिए कई सारे कृषि विशेषज्ञों का तर्क है कि किसानों को अपने जोखिम की भरपाई करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना ही मिलना चाहिए। बिना इसके कृषि क्षेत्र की दूसरी परेशानियों को नहीं साधा जा सकता है। इन सभी परेशानियों को साधने का काम केवल सरकार के बस की बात है, और सरकार है कि अपनी भूमिका से भागते हुए नजर आ रही है, भाग रही है। कृषि से अपनी जिंदगी का जुगाड़ करने वाली भारत की आधी आबादी के साथ न्याय तभी हो सकता है जब उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में कई तरह के और जरूरी काम किए जाएं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।